हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 32 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 33 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि आपके द्वारा प्रश्न हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है, तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को, और इसके बाद देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए था। तो आपका प्रश्न है, भारतीय फारसी साहित्य को अमीर खुसरो और बर्नी के योगदानों का समालोचनात्मक आकलन प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, आपने उत्तर लिखा है, मध्यकालीन फारसी भाषा और साहित्य के उन्नयन में खुसरो और बर्नी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमीर खुसरो मूलतः इतिहासकार नहीं थे, उन्हें साहित्यकार व कवि की श्रेणी में रखा जा सकता है। उन्होंने कला, कहानी, मशनवी और काव्य, इन सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। उल्लेखनीय कि अमीर खुसरो प्रथम लेखक थे जिन्होंने न केवल अपनी प्रतिभा से फारसी भाषा और सूफी संस्कृत को प्रभावित किया एवं समृद्ध बनाया, बल्कि हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग करने वाले भी वे प्रथम व्यक्ति थे। किरान उस सोहन खुसरो की पहली कृति थी। मिफ्ता उल फुतू नामक ग्रंथ में अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों का वर्णन है। आशिका एक प्रेम कथा है, तो वहीं नूह सिपर में इन्होंने भारत को धरती पर स्वर्ग का दर्जा दिया है। साथ ही स्वयं को हिंदुस्तानी कहा है। कुल मिलाकर अमीर खुसरो का मूल उद्देश्य इतिहास लेखन न होकर अपने संरक्षकों का अपनी काव्यात्मक प्रतिभा के माध्यम से उत्साहवर्धन करना था। उनकी क्या लिखा है, उनके स्वभावों, उनकी रचनाओं में आलोचनाओं और निष्पक्षता का भी नितांत अभाव था। इन सबके बावजूद सल्तनतकालीन फारसी भाषा और साहित्य के समृद्धि में जो योगदान दिया वह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जियाउद्दीन बर्नी पर हमें ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है सल्तनतकालीन इतिहास के लिए, क्योंकि तारीख फिरोज शाही एवं फतवा जहांदारी बर्नी की प्रसिद्ध कृति है। मध्यकाल की प्रमुख घटना जैसे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के विविध उपादानों से बर्नी की हमें प्रमुखता से परिचित कराता है। बर्नी 1260 से फिरोज शाह तुगलक आरंभिक 6 वर्ष को इतिहास तारीख फिरोज शाही में उल्लेख किया है। बर्नी की अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में हसरतनामा, सना मोहम्मद शाही, सख्त कबीर, मासिक सादत आदि हैं। इसकी भी लेखन शैली मौलिक थी और हालांकि बर्नी की रचनाएं भी आलोचनाओं से मुक्त नहीं हैं। उदाहरण के लिए इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों को गलत एवं भ्रामक ढंग से प्रस्तुत किया है। उसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। बावजूद इसके बर्नी भी खुसरो के समक्ष ही फारसी साहित्य का रत्न है। इन दोनों में फारसी साहित्य में उस परंपरा की नींव रखी जिससे आने वाले वर्षों में फारसी भाषा और साहित्य को और भी व्यापक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखिए, आपने क्या किया, इस पूरे प्रश्न में या तो आपने बर्नी के बारे में बता दिया या फिर आपने अमीर खुसरो के बारे में ज़्यादातर बातें कही, जबकि आपको पता हो कि आपसे प्रश्न मूल क्या पूछा है। आपसे प्रश्न मूल पूछा है, भारतीय फारसी साहित्य को अमीर खुसरो और बर्नी के योगदानों का समालोचनात्मक आकलन प्रस्तुत कीजिए। क्लियर? मतलब इसका कहना ये है कि भारतीय फारसी साहित्य की जो नींव पड़ी थी उसमें अमीर खुसरो का क्या योगदान रहा और बर्नी का क्या योगदान रहा, और इन दोनों के योगदान के बावजूद भारतीय फारसी साहित्य का विकास किस स्तर तक हुआ और क्या ये वर्तमान में या आने वाले युगों के लिए प्रासंगिक बन पाई। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा है। और जब आप बताओगे कि इसमें वास्तव में फारसी भाषा का विकास हुआ कैसे या फारसी भाषा का भारत में शुरुआत कैसे हुई और उनके डेवलपमेंट में अमीर खुसरो का क्या योगदान है, उसके डेवलपमेंट में बर्नी का क्या योगदान है और बर्नी के अलावा अन्य लोगों का क्या योगदान है, साथ ही उस समय के राज्य का क्या योगदान है, और इन सब के मिले जुले स्वरूप के बावजूद भी क्या फारसी का स्थान हिंदी या उर्दू से ऊपर था या हिंदी और उर्दू ज़्यादा आमजन में सहज हो पाई और फारसी केवल राजकीय भाषा के रूप में ही केंद्रित मात्र रहकर रह गई। समझ गए? आपको इस लेवल पे इन बातों को बताना है। आपको अमीर खुसरो और बर्नी तो केवल एक व्यक्तित्व हैं, इनको बस आपको हिंट के रूप में लेना है।
क्लियर। आपको इनके योगदान का मतलब ये नहीं कि आप इनके पूरे जीवन चरित्र को लिख दो और आप ये दर्शाओ कि बर्नी कैसा इतिहासकार था या अमीर खुसरो को हम इतिहास की नज़र में रखते नहीं। आपसे इतिहासकार होने पे प्रश्न नहीं पूछा है, आपसे प्रश्न पूछा है कि भारतीय फारसी साहित्य में अमीर खुसरो का क्या योगदान और बर्नी का क्या योगदान। क्लियर। बेसिकली ये तीन प्रश्नों का मिला जुला समरूप है। प्रश्न है वैसे भारतीय फारसी साहित्य के विकास का चरण, ठीक है, और इसमें अमीर खुसरो को इसने डाल दिया और साथ ही बर्नी का योगदान को भी डाल दिया। तो इनका योगदान इतना ज़्यादा थोड़ा ना हो सकता है कि इन्होंने पूरी की पूरी भारतीय फारसी साहित्य को बदल कर रख दिया। हाँ, ये वो अग्रणी नायक हैं जिन्होंने फारसी के विकास को प्रमोट करने में काफ़ी भूमिका निभाई, जो कि बाद के काल में मुगलों के समय अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर गई। क्लियर। इनका योगदान आप ऐसे दिखाओगे। तो आप जब भी इस प्रश्न का उत्तर लिखें तो मेरा ये मानना है कि आप इसको इस तरीके से लिखें। आप क्या करें कि सबसे पहले बता दें सामान्य परिचय। मैंने आपको बताया कि आप हमेशा सामान्य परिचय बताएं शुरू में, और कोशिश ये करें कि आप अपने वर्डों को रिपीट मत करें। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया ना, आपने यहाँ पे रिपीट कर दिया प्रश्नों को। ये इतनी लाइन, ये जो तीन शब्द आपने यहाँ पे किए ना, इनको आपको रिपीट नहीं करना है। खुसरो और बर्नी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये तो उसने दे दिया है। मैंने आपको फर्स्ट डे ही अपनी आंसर राइटिंग सीरीज में बताया था कि आप RIG फार्मूले को पालन करें, मतलब जनरलाइज होकर इतना आंसर न लिखें, इरेलेवेंट फैक्ट मत डालें जैसे आपने बहुत सारे तथ्य डाल दिए, और साथ ही रिपीट मत करें किसी भी वर्ड को। क्लियर। इससे क्या होगा, आप शब्दों की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप इसका फ्रेम कैसे लिख सकते हैं। आप क्या करें, आप शुरू में ये बताएं कि वास्तव में तुर्कों के आगमन के समय भारत में फारसी भाषा का आगमन होता है और ये कई चरणों में भारत में संपादित होती है, जिसमें प्रथम चरण 10वीं से लेकर 12वीं और 13वीं सदी के बीच का है, जिसमें आप कई सारे लेखकों का नाम जानते हो, चाहे वो फिरदौसी हो चाहे फिर वो सादी हो। क्लियर। फिर आप देखोगे कि जो इसका दूसरा चरण है वो है 13 से 14वीं सदी का, जिसे काफ़ी उत्कर्ष का काल माना जाता है। और इस समय का जो सबसे बड़ा लेखक था वो कौन था, अमीर खुसरो। और उसने इस लेखन को कैसे प्रमोट किया, तो अपनी काव्य लेखन शैली के माध्यम से। देखिए, जब फारसी साहित्य की जब हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली ये 3 डायमेंशन में कवर किया गया। कैसे, या तो काव्य लेखन की शुरुआत हुई फारसी भाषा के अंतर्गत, या तो फिर इतिहास लेखन की शुरुआत हुई, ठीक है, और या फिर फारसी भाषा का प्रयोग किया गया किसमें, अनुवाद में, यानी कि ट्रांसलेट करने में। क्लियर। तो इन 3 स्तरों पर ही हम भारतीय फारसी साहित्य का अध्ययन करते हैं। और काव्य लेखन की जो प्रमुख विधा थी उसमें अमीर खुसरो टॉप पर था। क्लियर। हिस्ट्री लेखन की जो विधा थी इसमें बर्नी टॉप पर था। क्लियर। तो ऐसे आपको अपने इस आंसर को लिखना है कि हाँ, बाद के कालों में बर्नी ने इतिहास लेखन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। और फिर आप देखोगे कि इसी को आगे चलकर चाहे वो फिरोज शाह तुगलक हो, इन लोगों ने आत्मकथा को प्रमोट किया, यानी कि अपने जीवन चरित्र को लिखने की शुरुआत की। और देखोगे कि कई सारे संस्कृत ग्रंथों का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया। और यहाँ तक कि आप देखोगे कि जो उस समय इस्लामी कानून की पुस्तक होती थी किस भाषा में, अरबी भाषा में, उसे भी सुल्तान ने क्या किया, उसको फारसी भाषा में कन्वर्ट कराया। समझ रहे। उस पुस्तक का क्या नाम है, आपसे कभी पूछा जा सकता है। अगर आप ऐसी पुस्तकें जब लिख देते हो तो बेसिकली क्या होता है कि एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ, आपको ये चीज़ पता थी। ठीक है, उसका नाम था दलायते फिरोज शाही, जो कि कानून से संबंधित पुस्तक थी। ठीक। आप देखोगे कि उसी समय फिरोज शाह तुगलक ने फारसी को प्रमोट करने के लिए क्या किया, जिया नक्शवी नाम के एक व्यक्ति को अपॉइंट किया। उसका काम ही यही था कि आप संस्कृत के ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करो। क्लियर। फिर साथ ही देखोगे कि ये परंपरा या फारसी से संबंधित ये धारा केवल उत्तर भारत तक मध्य भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे जैनुल आब्दीन के बारे में अभी हमने अपने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि जैनुल आब्दीन के संदर्भ में योगदान को लेकर, तो आपने वहाँ पे पढ़ा था कि उसने भी कई सारी पुस्तकों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया।
तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि कैसे इसके योगदान को प्रमोट किया गया, ये धारा कैसे विकास की ओर गतिमान रही। ठीक, फिर आप देखोगे दक्षिण के कई सारे ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने फारसी को प्रमोट किया। ठीक, अब जब आप ये सारी चीज़ें बताते हो तो इसी में फिर आप दर्शाओगे कि अमीर खुसरो का क्या योगदान। तब आप देखोगे कि अमीर खुसरो ने कई सारी ऐसी रचनाएं की हैं, चाहे वह आप देखो कि क्या नूह सिपर, उसमें उसने कई सारी बातों का उल्लेख किया है। आप देखोगे उसकी रचना है आशिका, उसमें कई सारी बातों का उल्लेख है, वो भी फारसी में लिखी गई। खजाइन उल फुतू के बारे में देखोगे, कहने का मतलब अपनी कई सारी कृतियों के माध्यम से उसने उस समय फारसी साहित्य को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक, और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जियाउद्दीन बर्नी ने इतिहास की जानकारी के लिए कई सारी पुस्तकों को लिख दिया। तो इससे क्या हुआ कि फारसी जो भाषा है वो एक कदम आगे उत्कृष्टता की ओर बढ़ी। क्लियर। अब यहाँ पर जब आप लिखते हो तो हाँ, आप एक लाइन ये डाल सकते हो कि अमीर खुसरो की लेखन शैली में और बर्नी की लेखन शैली में क्या डिफरेंस था। तो आप देखोगे कि बर्नी जब कोई बात लिखता है तो बर्नी का क्या है, क्षेत्र अमीर खुसरो की अपेक्षा सीमित होता है। क्लियर। सॉरी। हाँ, बर्नी का जो क्षेत्र होता है वो कई स्तर तक सीमित रहता है, लेकिन अमीर खुसरो ने अपने क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत किया। उसने न केवल राजनीति पे लिखा बल्कि समाज पे लिखा, नेचर पे लिखा, धर्म पे लिखा, वहाँ की लैंग्वेजेस पे लिखा, यहाँ तक कि दरबार में जो प्रशस्तिपरक बातें थी उन सब के बारे में उसने लिखा। क्लियर। तो आप इस चीज़ से भी उल्लेख कर सकते हो कि हाँ, अमीर खुसरो का क्या योगदान रहा। वहीं आप देखोगे कि जो अमीर खुसरो है उसकी अपनी एक सीमा भी थी कि वो मिन्हाज उस सिराज की तरह विवरणात्मक बातें नहीं करता, ना ही वो बर्नी की तरह सचेत इतिहासकार होने की जानकारी देता है। हाँ, फिर भी हम ये मान सकते हैं इतिहास के स्रोत के रूप में उसका योगदान काफ़ी अच्छा रहा है। क्लियर। आप ऐसे लिखोगे और जब आप बर्नी को पढ़ोगे तो आप बताओगे कि बर्नी की अपनी एक सीमा थी। उसकी क्या सीमा थी, वो सबको धर्म के आईने से देखता था। अगर वो मोहम्मद बिन तुगलक को देखा कि उसने जवाबियत को प्रमोट किया है तो उससे वो नाराज़ हो जाता है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान दोगे कि हाँ, बर्नी की अपनी क्या सीमा है। आपने जब ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक, तो हुआ क्या कि आपके 1.5 पेज में ये पूरी बातें कंप्लीट हो गई अपने आप। ठीक, फिर आप बताओगे कि फिरोज शाह तुगलक ने, या सॉरी, जो उत्तर भारत का जो जैनुल आबदीन है उसने अन्य चीज़ें क्या कराई थी। उसी दिशा में जब आप बताते हो ना कि उत्तर भारत में फ़ारसी को प्रमोट कैसे किया गया, तो जैनुल आबदीन की जब आप कहानी लिख रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि उसने चाहे रास्तरंगड़ी हो, चाहे महाभारत हो, इन संस्कृत ग्रंथों का हिंदी में फ़ारसी में अनुवाद कराया। फिर उसने कई सारी ऐसी पुस्तकें, चाहे वो आयुर्विज्ञान से संबंधित हों, चाहे संगीत से संबंधित हो, उनका भी अनुवाद कराया। और जब आप किसी भी पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा अनुवाद कराते हो तो दो ही कारण होते हैं ना, कि उसको पढ़ने वाले लोग वही हैं। तो पढ़ने वाले जब वो लोग वही हैं तो अनुवाद भी उसी चीज़ का होगा। तो इस दिशा में जब आप देखोगे कि आगे चलकर क्या हुआ कि इससे मिडिल ईस्ट से, ईरान से हमारे संबंध भी मजबूत हुए उस समय के राजाओं के। और आप देखोगे कि आगे चलकर मुगलों के टाइम पीरियड पर यही एडमिनिस्ट्रेशन की मूल भाषा बन गई। ठीक, लेकिन जब आप देखते हो इतना सब प्रमोट होने के बावजूद भी आप अंत तक देखोगे कि ये जो भाषा थी ये केवल शिक्षित वर्ग तक ही सीमित थी। मतलब ये आम जन की जन भाषा नहीं बन पाई। आम जन की जन भाषा कौन सी थी, हिंदी थी और उर्दू थी। क्लियर। तो आप इसकी ये सीमा अंत में बता सकते हो कि ये बात सत्य है कि इतना इसका प्रमोशन होने के बावजूद भी ये आम जन की भाषा नहीं बन पाई। ये हमेशा अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग या शिक्षित वर्ग के मध्य तक ही सीमित रही। क्लियर। तो आप ऐसे इसका मूल्यांकन भी कर सकते हो, जो आपको इसमें दिया है कि समालोचनात्मक आप इसका आकलन प्रस्तुत कीजिए। क्लियर। तो इसको आपको ऐसे लिखना है, आपको पहले बता देना भारतीय फारसी साहित्य का जो विकास है वो कितने चरणों में हुआ। ये तुर्कों के साथ इसका आगमन होता है कई फेसेस में। एक पहला जो फेस होता है 10वीं से 12वीं सदी के मध्य, जिसमें फिरदौसी और सादी होते हैं। फिर आता है 13वीं से 14वीं सदी का, जिसमें अमीर खुसरो और बर्नी जैसे लेखक आते हैं। फिर आप देखोगे मुग़ल सत्ता टाइम पीरियड में कई सारे लोग होते हैं जो फारसी को प्रमोट करते हैं।
क्लियर। तो आप ऐसे इन सारी चीज़ों का उल्लेख कर सकते हो। ठीक, तो आप बता सकते हो कि किस प्रकार, और यहाँ पे आप चाहो तो निष्कर्ष के तौर पर ये भी दे सकते हो कि अमीर खुसरो और बर्नी ने फारसी के महत्व या फारसी के प्रमोशन में ऐसा योगदान दिया कि जो कि बाद में मुग़ल सत्ता के लिए एक नींव के रूप में काम कर गया, या मुग़ल सत्ता में फिर इसकी चरमोत्कर्ष को हम देख सकते हैं। क्लियर, तो आपका निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, इसका उत्तर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपके द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।